हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। इकोनॉमिक का क्लास चल रहा है और इस पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पिछले क्लास में कर रहे थे और बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया है, प्रैक्टिस किया है, ताकि किसी भी सेक्शन से कोई क्वेश्चन गलत ना हो आपका। किसी भी टॉपिक्स में जितनी प्रोबेबल एक पॉसिबल डायमेंशंस एंगल होता है, सारे एंगल से हम लोग क्वेश्चंस को कर लें तो कोई भी एरिया, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे स्लिप करेगा। और यह एग्जाम्स में बिल्कुल परफेक्शन के लिए यह जरूरी है और मैं आपको इस स्तर पर पहुंचा दूंगा, विश्वास रखें। ठीक है, तो अच्छा, ये सारा जो क्वेश्चंस है आपकी रिपब्लिका आईएएस का जो ऐप है, रिपब्लिका आईएएस की ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके रजिस्टर्ड मेंबर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम्स में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी का जो एरिया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और यहाँ से क्वेश्चन प्राय हम गलत कर बैठते हैं या फिर हम तुक्का ज़्यादा यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग पीछे किया भी था। चलिए यहाँ से मैं लेता हूँ कि किसी तो उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, YouTube में डालना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब एक क्वेश्चन है कि एक्स देश में नेशनल इनकम्स का क्वेश्चन है। तो एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। मान लीजिए कोई कंट्री है एक्स, तो उसकी समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, हो सकता है विकास समृद्धि हो भी और इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। डेमोग्राफी डिविडेंड के कारण फायदा भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। एक्स में पूंजी निर्माण होता है, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, अच्छी बातें हैं। और अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, ये भी अच्छी बातें हैं। जनसंख्या वृद्धि का तो हमने दोनों बात बताया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट जो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर दिख रहा है वह मुझे दिख रहा है एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ठीक है, तो पूंजी निर्माण जो कैपिटल फॉर्मेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल्स इन इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला वह पूंजी निर्माण होता है और इसके बिना इकोनॉमी को बूस्टअप नहीं मिल सकता है। निवेश नहीं होगा तो उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो बचत नहीं होगा, बचत नहीं होगा तो फिर निवेश नहीं होगा। तो आप समझिए कि सारी जो साइकिल है इसी पूंजी निर्माण। बिहार जैसा राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है? एक तो भारत पिछड़ा हुआ है, एक वर्ल्ड के कंपैरिजन में, वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री का जो तगमा है उसी को हम ढो रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए हैं। तो पूंजी का अभाव है। बिहार, कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार जैसे या बीमारों जैसे राज्य में वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देर इज अ लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, निवेश नहीं हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला पूंजी निर्माण होता है। बाकी अगर पूंजी निर्माण आपकी होगी तो आपकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एग्री आप लोग पूंजी निर्माण। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं। नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदल कर दिया गया है। तो जो न्यू आंकड़ा है, आधार वर्ष जो हमने लिया है, जैसा कि मैं बताया था, जो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है CSO, वह अब आधार वर्ष के रूप में पहले के 2004-05 के बदले ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब 2011-12 को ले रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक्स में हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसने आधार वर्ष को भी चेंज किया है और अपनी गणना विधि को भी चेंज किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? अच्छा देखिए, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। भारत में हाल में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? नेशनल इनकम के मेजरमेंट में, ठीक है, नेशनल इनकम के मेजरमेंट्स में, गणना में क्या एक मेजर चेंजेज आया है? व्हाट आर द मेजर चेंजेज अकर्ड इन नेशनल इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? तो क्या होगा? आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, यही होगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने क्या किया, जो गणना विधि है उसमें भी अब हमने चेंजेस किया है। अब फैक्टर कॉस्ट के बदले मार्केट प्राइस को हम ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। साथ ही आधार वर्ष हमारा 2004-05 था, अब 4-5 के बदले 2011-12 को हम आधार वर्ष के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला ही हो जाएगा, ठीक। अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आता हमें होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। टाइम की बचत करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि आप चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को रिटेन करके रखिए, याद रखिए, फैक्ट्स, खासकर फैक्ट्स फिगर को, तो टाइम टेकिंग कम होगा एग्जाम्स में, कन्फ्यूजन भी कम होगा। कई क्वेश्चन तो हम कन्फ्यूजन के कारण गलती कर बैठते हैं, और खासकर ई क्वेश्चंस, ई जैसा ऑप्शन होने पर तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अब वो आधी अधूरी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, खासकर इकोनॉमी में तो बिल्कुल ही नहीं, वहाँ पर कंफ्यूजन और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? ये मैथ का क्वेश्चन जैसा कुछ लग रहा है। एक गिवन टाइम में, पीरियड में क्या है, कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए। मतलब समझ में आया कि मान लीजिए किसी भी वस्तु की कीमत दुगुनी हो गई। मान लीजिए पेन है, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड पर लिखने वाला पेन है, यह हमें पहले 50 रुपये में मिल रहा था, अब क्या हो गया, इसका रेट 100 रुपया हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा जो इनकम था वह पहले मान लीजिए 1 लाख था, ठीक है, अब 1 लाख से 2 लाख हो गया, ठीक। और इस ढंग से सारे वस्तुओं की कीमत क्या हुई, डबल हो गई, ठीक है। हम रहने, खाने, पीने, सोने, आने जाने, ट्रांसपोर्टेशन आदि विभिन्न चीज़ों में खर्चा कर रहे थे, सबकी कीमत दुगुनी हो गई और हमारा इनकम भी दुगुना हो गया, ठीक है। यही कह रहा है क्वेश्चन। तो वास्तविक आय क्या होगी, दुगुनी हो जाएगी, क्या होगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है। जो कीमत है आय को तो प्रभावित करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी जब आपकी आय बढ़ती है, मुद्रा का प्रसार बढ़ता है, तो क्या होता है, पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जा रही है। पर एक तरफ पैसे की परचेजिंग पावर कम होगी और आपका आय दुगना नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन आपके ऊपर महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या आप लोगों की राय है, जब कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाएगी तो वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अब एडजस्ट हो गया, महंगाई भी दुगुनी हो गई और हमारा इनकम भी दुगुना हो गया, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। ये जो वास्तविक आय है वह अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। दोनों एडजस्ट हो गया, इन्फ्लेशन का वहाँ पर आकर के समायोजित हो जाता है। बीते हुए 90 के दशक में, अच्छा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? अच्छा थोड़ा सा फैक्चुअल है। तो 90 के दशक में LPG के दौर के बाद जब हमारा 24 जुलाई
21 जुलाई 1991 को व्हेन इंडिया हैज एडॉप्टेड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हमने एडॉप्ट किया। और इसके तहत जो हमने काम किया वह यह था कि अपने लाइसेंसिंग जो राज था, जो हमारी लाइसेंसिंग पद्धति थी, उसको हमने समाप्त कर दिया। जो रिस्ट्रिक्शंस था हर एक प्रकार का उसको समाप्त किया। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक ग्रोथ दिखती है और उस ग्रोथ के कारण 91 में अडॉप्ट किया है। 96 में आकर के 97 में आकर के यह अधिकतम दिखता है उस दशक का, और वह 8% के आसपास होता है। इसलिए आपका आंसर 96-97 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप्स का भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। हो सकता है कि अब 90 का दशक न दे दे, 2001 से 2010 के बीच का समय दे दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ कहाँ दिखी है? भारत का राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? भारत का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, एक CSO सेंटर जो स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वह करती है, और वह वित्त मंत्रालय के तहत एक भाग है, उसी का पार्ट है। तो राष्ट्रीय आय को अनुमानित करती है CSA है, हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, ये करती है, रिजर्व बैंक नहीं करती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो संगठन है यानी NS, हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सहयोग करती है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन होता है सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं होगा। योजना आयोग के, गलती से योजपा लिखा गया है, तो योजना आयोग के द्वारा नहीं होगा, और सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा नहीं होगा, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। सर्टेनली जो CSO है वह भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो नो डाउट वित्त मंत्रालय होगा इसमें। ठीक है, वही इसका प्रकाशन भी करती है। अब बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में आ चुका है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर यह अमेरिका में 1981 में डॉक्टर राज कृष्ण ने अमेरिकन इकोनॉमिकल एसोसिएशन में को संबोधित करते हुए इसकी बात जिक्र किया था कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि है वह क्या है? हिंदू वृद्धि दर, जो समृद्धि दर है वह हिंदू वृद्धि दर है। और उन्होंने कहा था कि भारत में जो यहाँ की जो प्रथा, परंपरा, संस्कृति है, रीति रिवाज है, वह उसके आर्थिक विकास में बाधक है। ठीक है, इसलिए आर्थिक विकास समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका जो ग्रोथ है उस समय तक 3.5%, 4% इस दर से ग्रोथ हो रहा था। तो 1981 में 82, 83 के आसपास वाले एरिया में, तो इसी आधार पर, यानी मतलब एक स्लो ग्रोथ रेट, ठीक है, एक लो ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है। तो डॉक्टर कृष्णराज के द्वारा ये बातें कही गई थी। तो एक निगेटिव बातें हैं हमारी ग्रोथ रेट के संदर्भ में। ठीक है, कि हमारी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज विकास में बाधक है, हमारी मानसिकता विकास में बाधक है, किसी भी परिवर्तन को हम जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं, हमारी जो संस्कृति में संतोषो ही परमम सुखम वाली चीज़ें हैं। जब संतोष कर लेंगे तो संतोष से सुखी आप सुख महसूस करेंगे, तो विकास कैसे होगा? विकास के लिए तो असंतोष होना चाहिए, एक लालच होनी चाहिए, अधिक से अधिक चीज़ हमें गेन करना है, कमाना है, अर्जित करना है। वो जो कबीर की जो पंक्ति है,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाई। मुझे इतना संपत्ति दीजिए जिससे अपना भी भरण पोषण हो जाए और कुटुंब घर परिवार साधु संतों का भी हो जाए। तो इससे तो विकास नहीं होगा ना। आप थोड़ी सी चीज़ में आप खुश हो जाते हैं। संतोषो ही परमो सुखम हमारी संस्कृति का पाठ है, जबकि विकास के लिए असंतोषम ही परमो सुखम जैसी चीज़ें होनी चाहिए। खैर एनी हाउ, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है, एक लो ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता रहा है। ठीक है, हालांकि अब कंपैरेटिवली हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है। ठीक है, एलपीजी के दौर के बाद इसका प्रभाव दिख रहा है। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित है। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है अवस्थिति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैग्फ्लेशन के साथ और अतिस्फीति के साथ। देखिए इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आ गया। अवस्थिति यानी डिफ्लेशन हो गया, स्टैग्फ्लेशन यानी बिल्कुल ही स्टैग हो जाता है। ठीक है ना, जिसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन आ जाता है। ठीक है, मंदी आ जाती है, मंद गति की स्थिति आ जाती है इसमें। तो इसमें एक तरफ महंगाई भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। अब स्थिति इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा हुआ। सॉरी, इसमें आप लोग इंग्लिश टर्म्स नहीं डाला गया है। और अतिस्फीति हाइपर हो गया ये स्फीति के साथ, तो सबसे सुटेबल है स्फीति के साथ। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है स्फीति के साथ। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ होता है। मान लीजिए आर्थिक विकास हो रहा है, लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है, यानी लोगों का इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो इनकम भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। डिमांड बढ़ रहा है, जैसे से अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होता है, तो अर्थव्यवस्था का जब ग्रोथ होता है तो डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ता है, साथ ही लोगों का इनकम भी बढ़ रहा होता है। लोगों का इनकम बढ़ता है तो तभी उस चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है, और यही कंडीशन इन्फ्लेशन का है। तो बिल्कुल चीज़ें देखिए कि आप क्वेश्चन में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट है। आर्थिक विकास युग्मित होता है स्फीति के साथ, यानी इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ है वह इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब एक लेवल का क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनने की पॉसिबिलिटी होती है, फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब इसको सुमेलित करना है। आर्थिक विकास है, आर्थिक वृद्धि है, दूसरी तरफ संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो ऑप्शंस को आप छोड़िए, ऑप्शंस में क्या है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं कि किसके साथ क्या मैच कर रहा है। तो आर्थिक विकास के साथ साथ देखिए सबसे पहली बात जो संपोषित विकास है, तो संपोषित यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जा रहा है हमारा पर्यावरण के साथ, तो इसी गोज विथ पर्यावरण, एनवायरमेंट। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता, जीवन की जो गुणवत्ता होती है, जीवन की जो गुणवत्ता होगी वह किससे जाएगा, स्वास्थ्य पर जाएगा। ठीक है, और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन से आएगा, और जो आर्थिक वृद्धि है वह सकल घरेलू उत्पाद से। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक विकास जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसमें परिमाणात्मक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का ग्रोथ होता है। तो यह संरचनात्मक परिवर्तन में दिखता है। ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक स्वास्थ्य का होना जरूरी है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, और संपोषित विकास तो आपका पर्यावरण के साथ जुड़ता है। अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। इसमें 4, 1, 2, 3 डी वाला है, तो
आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन 4, 1, 2 और 3। ठीक है, ठीक है। संपोषित विकास पर्यावरण हो गया, आर्थिक वृद्धि है यह आपका सकल घरेलू उत्पाद हो गया, आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन हो गया और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, डन। अब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। अब है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई नहीं कह सकते, एक विकसित भी नहीं है, अल्प विकसित भी नहीं है, विकासशील है। ठीक है, और एक फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस, अच्छा ठीक है, कंसेप्चुअल है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ आता है, भारतीय रुपया की परिवर्तनशीलता के साथ आता है, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य विधिक औपचारिक दूर करने के साथ आता है और कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ आता है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने बताया था पहले भी, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था हमारे एलपीजी में, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन किया था चीज़ों को। तो लिबरलाइजेशन में अपनी लाइसेंसिंग नीति में हमने बदलाव किया था, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बन रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए आगे क्वेश्चन इसका कट रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में किसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है या रोल? मान लीजिए पीवी नरसिम्हा राव रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, तो आप किसको करेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, लेकिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्हीं की देन थी लिबरलाइजेशन में, एलपीजी में उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। तो पायोनियर में डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस रहा और क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे तो और क्लियरिटी इसी ढंग से आती रहेगी। ठीक है, आगे भी हम लोग हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इस पर मैं अलग से एक टेस्ट सीरीज भी तैयार कर दूंगा, तो इससे और भी क्लियरिटी आ जाएगी। टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी और टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम फिर प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होगा हम लोग कर लेंगे। साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट बात पहले ही बताया कि सारा चीज़ आपको रिपब्लिका IAS के ऐप पर अवेलेबल होगा, यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं है। ये ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और वहीं से एक क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें, वीडियो क्लास है, स्टडी मटेरियल है, टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल्स, सारी चीज़ें ऐप पर ही आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, हम अगले टॉपिक्स के साथ फिर मिलते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। ओके बाय।